हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। क्या हालचाल आप लोगों के? सब बढ़िया। देखो, अपन जो आज स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर रहने वाला है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। किसका चैप्टर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और ये अपने पढ़ते हैं अपन क्लास 12 में। और ये जो पार्ट है ये है फिजिकल केमिस्ट्री का। देखो, जो भी बच्चे नीट 2025 का एग्जाम देने वाले उनके लिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो भी 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन अपने नीट की जो भी आपने पढ़ाया था उसके इर्द गिर्द ही घूमे थे। अर्थात कुछ क्वेश्चन तो नीट के सीधे सीधे अपने नोट से ही पूछे गए थे। तो देखिएगा, जो भी बच्चे क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, अर्थात जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो उससे 12th पास करने वाले हैं, उनके लिए भी ये क्लासें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्योंकि अपन इस बार स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, ताकि 11th वाला पार्ट अपन बाद में कवर करते चलेंगे। और देखिएगा, अपन जो भी चैप्टर ले रहे हैं वो रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अपने राजस्थान बोर्ड में ले लो या फिर सीबीएसई बोर्ड में ले लो या फिर नीट में ले लो या जेई मेंस में ले लो, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है और कम से कम यह 10 से 15 नंबर का वेटेज रखता है। नीट में देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एवरेज आते जाते हैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को लगाए 4 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन आ गए तो 12 नंबर का, और 4 आ गए तो 16 नंबर का चैप्टर वेटेज रखा है। तो इंपॉर्टेंट तो रहने वाला ही है, और फिजिकल केमिस्ट्री का है इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सबसे पहले पढ़ने के लिए अपन को समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पार्ट है, आपने 11th क्लास में जब रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था 8th नंबर का, उसमें देखिएगा कि जो भी चैप्टर था उसमें आपको लास्ट के पेजेस पर कुछ डेनियल सेल की रिएक्शंस दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आयनिक इक्विलिब्रियम प्लस रेडॉक्स रिएक्शन से मिलकर के बना हुआ है। क्योंकि जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़े थे आयंस, और जो भी आपने रेडॉक्स रिएक्शंस में डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, उसी का यूज इस चैप्टर में होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपने को जो भी रेडॉक्स रिएक्शन है उनके बारे में समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो अपन को एन फैक्टर देंगे। एन फैक्टर में आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, उसके बाद में रेडॉक्स में भी पढ़ा है। तो आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। एन फैक्टर का मतलब है कि कोई भी स्पीशीज यदि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है तो उसके मध्य में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजेज आ रहा है 1 मोल के लिए, वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, एक तो अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपन पढ़ते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी यूजेज है उसका रीजन क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी उद्भावन हुआ था उसका रीजन क्या था। क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे अपन को सबसे पहले विद्युत का उत्पादन करना है। अब विद्युत का उत्पादन अपने को काफी प्रोसेस द्वारा होता है, टरबाइन को घुमा करके होता है, चलो विद्युत वगैरह का यूज करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन उसमें पॉल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पानी जैसे टरबाइन घूमेंगे तो पानी उनके ऊपर घूमेगा, और पानी घूमेगा तो पानी में क्या हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें अपन जो भी छोटे छोटे उद्योग वगैरह हैं उनमें अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण कम होने के साथ में खर्चे भी कम आते हैं। इसलिए अपन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में छोटी छोटी टेक्निक्स आनी चाहिए जिससे अपन विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे अपन। अब देखो, अपन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को मिला करके बात करेंगे। तो अपन इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन समझेंगे सारी बातों को हिंदी में, क्योंकि ये क्लासें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझाता हुआ चलूंगा। इसके बाद में जो भी अपना ऑनलाइन है वो तो अपन का चल ही रहा है, और ऑफलाइन अपन क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे अभी, तो आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। इसके बाद में जो भी बच्चे यदि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं तो उनको इस चैनल के बारे में आप बताइएगा, क्योंकि आप जब तक इसके सब्सक्राइबर, लाइक और व्यूज नहीं बढ़ेंगे तब तक क्या होता है कि मोटिवेशन नहीं आता है, क्लासें लेने का मन ही नहीं करता है। तो अगर क्लासें मोटिवेशन होगा तो क्लासें भी प्रॉपर होंगी, और उसके साथ में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इसके साथ में ही आपको ऑफलाइन सेंटर के बारे में भी अपन बता देंगे, जहां भी स्टार्ट होगा अभी कुछ दिनों में। तो देखो, आज अपन स्टार्ट करेंगे शुरू से ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर रहने वाला है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बोलते हैं अपन वैद्युत रसायन। अब देखो, जो पुरानी ओल्ड बुक है उसमें तो चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन यदि न्यू बुक की बात करें तो उसमें है चैप्टर नंबर 2, क्योंकि सॉलिड स्टेट अपने सिलेबस से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 ये है न्यू बुक में, और ओल्ड बुक में है चैप्टर नंबर 3।
इसके बाद में ये कहाँ है चैप्टर, ये है क्लास 12 और पार्ट किसका है, फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री को अपन बोलते हैं भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन। जब आप क्लास 11 से स्टार्ट करते हो तो वहीं आपको ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री बता दी जाती हैं कि केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, और तीसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कार्बनिक रसायन। तो अपन जो ये पार्ट है ये है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, इंपॉर्टेंट है ये। एवरेज 12th 12 मार्क्स का क्या रखता है, वेटेज रखता है नीट में। जेई मेंस में भी इसके कम से कम 2 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और बोर्ड क्लास रेंज में भी इसके क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। तो अपन के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसमें अपन को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद में देखिएगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, सबसे पहले अपने को आनी चाहिए डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with interconversion of chemical energy to electrical energy as well as electrical energy to chemical energy. It also known as electrochemistry. देखिएगा, यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस प्रोसेस को जिस भी भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन की परिभाषा क्या होती है कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन रासायनिक ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में सेल द्वारा कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट का मतलब हो गया परिवर्तित करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन बोला जाता है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपको देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, पेपर में कहीं आती नहीं है, लेकिन यदि आती है तो आपको समझ में आना चाहिए। उसका की पॉइंट ये है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ चेंज करना है, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को अपन चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जो प्रोसेस करते हैं इस कंप्लीट का जिसमें भी अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, नॉर्मली तो होता नहीं है। इसके लिए प्रोसेस के लिए अपन यूज करते हैं सेल। कौन सी युक्ति यूज करते हैं, सेल। इसके लिए यूज करते हैं सेल। जो सेल है उसकी वह युक्ति है जो इस कन्वर्जन को सहायक होती है। इसलिए अपन बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको इसमें जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि अपन इसमें 2 तरीके के सेल की बात करते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक होता है वैद्युत अपघटनी सेल और एक होता है वैद्युत रसायन सेल, जिसमें अपन वैद्युत रसायन सेल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल की बात करते हैं उसमें, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन बैटरीज वगैरह की बात करते हैं जो लेड वगैरह से बनी हुई होती हैं। तो सबसे पहले अपन को समझना है कि जो सेल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो ये चेंजेस के लिए यूज कर रहे हैं अपन सेल, तो सेल की बात करेंगे अपन। सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल होते हैं 2 प्रकार के। अपन यूज करते हैं 2 तरीके के सेल। इस युक्ति में कंप्लीट जो काम आने वाला है वो है सेल। अब ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको अपन गैल्वेनिक सेल ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल, क्योंकि अपन इसी का अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जा सकता है। अब इसमें अपन को आना चाहिए डिफरेंस। क्या आना चाहिए? डिफरेंस। तो देखिएगा ये जो सेल है ये है केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप सबसे पहले वैद्युत प्रवाहित करोगे, ठीक है। वैद्युत प्रवाहित करने के बाद में केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में अपन को क्या मिलेगी? एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। सबसे पहला डिफरेंस यही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं इनमें केमिकल रिएक्शंस द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह सेल होते हैं जिसमें आपको सबसे पहले विद्युत प्रवाहित करनी पड़ेगी। विद्युत प्रवाहित करने के बाद में उसमें केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन के बाद में अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो देखो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। इसके बाद में देखिए दूसरा एग्जांपल, ये रिएक्शंस अपने आप होती हैं तो इनके लिए डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। और डेल्टा जी यदि नेगेटिव है तो ये प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। कौन सा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है स्वतः परिवर्तित, स्वतः परिवर्तित, क्योंकि अपने आप रिएक्शंस होगी उसके बाद में अपने को एनर्जी मिलेगी। इसके बाद में इसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ये करवानी पड़ती है नॉन स्पॉन्टेनियस अर्थात असतः परिवर्तित। इसमें देखिएगा इसमें एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जबकि इसमें एनोड क्या होगा? पॉजिटिव होता है, इसमें कैथोड नेगेटिव होता है। ये अंतर है, इसमें अपने को याद रखने। इसके बाद में ये जो प्रोसेस है, फोर्थ नंबर की बात करेंगे अपन। इसमें एनोड पर, इसी में बात कर लेता हूं आगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। सेम बात इसमें भी एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसमें भी कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। देखो डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव है तो इस रिएक्शन को अपन करवा रहे हैं, प्रोसेस तो वही होती है। क्योंकि देखो एनोड पर होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो और जो कैथोड है उस पर निक्षेपण होता है, उस पर कोई भी पदार्थ जमता है जाकर के। तो इसमें देखिएगा एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एनोड क्या है? नेगेटिव है। इसमें कैथोड क्या है? पॉजिटिव है। इसके बाद में नेक्स्ट, अब आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। सबसे पहले अपने को स्टार्ट करना है, इसमें इतने ही अंतर आपको याद रखने इंपॉर्टेंट हैं जो। इसके बाद में अपन को याद रखना है इसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो टर्म यूज हुई है इसमें। एक है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोसेस कहां होता है? एनोड पर होता है, ठीक है। एक हुई है रिडक्शन, एक टर्म है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? कैथोड पर होते हैं। दूसरी बात मैं समझाऊं आपको, यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है डिक्रीज होगी। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। जबकि यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बस इतना ही अंतर आपको याद रखना है इसमें। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो चेंज होगा उसे क्या बोल देंगे अपन? एन फैक्टर बोल देंगे। और एन फैक्टर अपने जब आप फैराडे लॉ पढ़ोगे उसमें बहुत यूज आने वाला है। इसके बाद में अपन बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेस्ट एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ेंगे अपन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। याद रखने वाली बातें हैं ये। डेल्टा जी इसके लिए होता है नेगेटिव, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है लॉन,
LOAN। L का मतलब है लेफ्ट साइड, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड और N का मतलब है नेगेटिव। ये बातें आपको इसमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कभी भी इसको क्या नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में गैल्वेनिक सेल में आपको सबसे पहले अपने को बनाना है सेल। तो गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले बात आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल बनाने का आइडिया किस तरीके से आया। तो जो साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्टों ने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इस तरीके से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब इसमें एक्वस सॉल्यूशन है, ये कौन सा है, एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें उन्होंने अंदर डाल दी जिंक की रॉड। इसके अंदर डाल दी उन्होंने जिंक रॉड, ये है जिंक रॉड। इसके बाद में उन्होंने किए ऑब्जर्वेशन, क्या किए, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है प्रेक्षण किए। उन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंतर्गत क्या कर दिया, जिंक की रॉड डाल दी। और जिंक की रॉड डालते क्या हुआ, वेट ऑफ, उन्होंने देखा जब डालते ही कि जो वेट था जिंक रॉड का, वेट ऑफ जिंक रॉड ये क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। अर्थात आज उन्होंने देखा कि कंस्ट्रक्शन करते समय उनके दिमाग में बातें आई कि जैसे अपन भी देखते हैं, कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें कोई पदार्थ बाहर से डालते हैं, तो अपन देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंतर्गत घटना क्या घट रही है। इसी तरीके से साइंटिस्टों ने क्या किया कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड डाल दी। जिंक रॉड डालते हैं उनको पता पड़ा कि जो भी जिंक रॉड है इसका वेट कम हो रहा है। अर्थात इन्होंने जैसे इसका 10 kg वेट है, उसके बाद परीक्षण के बाद में देखा कि इसका जो वेट है वो 9, 8 इस तरीके से घटता हुआ जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी चीज में से लॉस होगा तो क्या होगा, वेट कम होगा। उसके बाद में दूसरा ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स। अब देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है एक्वस, इसे ये होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का होता है। तो इन्होंने देखा कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसका जो रंग है वो हल्का पड़ता गया, फेड्स होता गया धीरे धीरे। उसके बाद में उन्होंने तीसरा ऑब्जर्वेशन किया कि रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म, इसका कलर कम होता गया और रेडिश ब्राउन, रेड कलर की, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन का मतलब होता है लाल भूरा कलर की पीपीटी बनती गई। उसके बाद में फोर्थ हुआ था, वो हुआ था हीट रिलीज, हीट रिलीज होने लग गई। तो देखो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक रॉड डाली, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए कि जिंक रॉड का जो वेट था वो कम होने लग गया। कम होने के साथ में ही कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, वो धीरे धीरे कम ब्लू होता गया, अर्थात फेड्स होता गया। इसके बाद में उन्होंने देखा कि रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म होने लगी, अर्थात उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होने लगा, जिससे रेडॉक्स रिएक्शन हुई, जिससे रेडिश ब्राउन पीपीटी बनी। और जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तो सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे तो उनका जो हीट है वो रिलीज होगी, अर्थात सॉल्यूशन गर्म हुआ होगा। तो उन्होंने देखा कि यदि सॉल्यूशन गर्म हुआ तो उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, जब अपन प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो वहां ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है कहीं भी कि हीट रिलीज हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। वहां जिस भी बीकर में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वह बीकर ही आपको बताता है कि ये जो हीट रिलीज हो रही है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक है। यदि जो भी बीकर है वो गर्म हो गया तो आपको समझना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यदि वह बीकर ठंडा हो जाता है तो आपको समझना है कि वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस तरीके से उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया। अब इससे उन्होंने निकाले निष्कर्ष, क्या निकाले, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष निकाले तो उन्होंने देखा कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन पता पड़ा उनको। देखो अपन बात करेंगे रीजन की। रीजन, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था कि देखो जिंक से बन रहा था जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद में जो कॉपर था दूसरा, कॉपर +2 था। अब देखो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 में, और यहाँ जब फैट्स हो रहा है ब्लू कलर
तो ये कॉपर का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इसका हो गया रिडक्शन, ये एक्वस बन गया और ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सॉलिड बन गया। ठीक है, अब ये प्रोसेस कराने में कोई भी उन्होंने बाहर से कोई भी यंत्र वगैरह यूज नहीं किया। तो उन्होंने तीसरा रीजन देखा कि ये प्रोसेस कौन सा है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इन्होंने लास्ट में देखा कि हीट रिलीज हो रही है, तो चौथा ऑब्जर्वेशन किया कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ये इसके रीजन थे कि जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। उसके बाद में टेम्परेचर भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। टेम्परेचर बढ़ रहा था तो उन्होंने देख लिया, सारी प्रोसेस को यूज कर लिया गैल्वेनिक सेल में। तो देखो ये बातें यहीं से निकल के आई थी कि डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, और डेल्टा जी जिसके लिए भी नेगेटिव है वो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने देखा कि जिंक रॉड है, जिंक रॉड का क्या हो रहा है, वजन कम हो रहा है, तो वहां से पता पड़ा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये देखो ये काम पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब रेड ऑक्सीडेशन पढ़ोगे ना वहां ये रिएक्शंस दे रखी है, ये स्टार्टिंग काम वहीं से हो गया था। इसके बाद में कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अर्थात स्वतः परिवर्तित है, अपने आप हो रहा है, इसको किसी भी बाहर से कराया नहीं जा रहा। इसके बाद में देखा कि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था ये इंक्रीज हो रहा था, अर्थात जिस बीकर में रखा था ना इसको, उस बीकर का क्या हो गया, गर्म हो गया। तो उससे हमको पता पड़ा कि ये इसमें क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो आप देखिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा आप। अपन नेक्स्ट बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की, इसकी बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की। इसमें अपन ने बात की ली कंस्ट्रक्शन की। अब इसके बाद में अपन को पढ़ना है डेनियल सेल, बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो कंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है आपको, इसलिए आप देख लीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ था, किस तरीके की प्रोसेस बनी थी। उसके बाद में उन्होंने साइंटिस्ट ने इसको डेनियल सेल को क्या किया, बनाया था आगे। अब देखिएगा डेनियल सेल की अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। गैल्वेनिक सेल में किसका बात करेंगे अपन, डेनियल सेल की। गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल। अब देखिएगा यहां एक सॉल्यूशन होता है, इस तरीके के 2 बीकर होते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन होता है ZnSO4, ये है ZnSO4, और इधर होता है सॉल्यूशन, वो होता है कॉपर सल्फेट। इसमें है कॉपर सल्फेट एक्वस। ठीक है, इसके बाद में इसमें डालते हैं जिंक की रॉड, इसमें डालते हैं कॉपर की रॉड, कॉपर की रॉड डिप करते हैं। ठीक है, ये है जिंक रॉड, जिंक रॉड, ये है कॉपर रॉड। यहां देखोगे आप इस तरीके से संसूचक लगा रहता है, ये ठीक है। यहां ये एनोड है, क्या है, एनोड है, और इसका क्या बना होता है, कैथोड। डेनियल सेल में, गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको पहले बात की थी कि कैथोड होता है पॉजिटिव और एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद में एनोड पर देखोगे तो जिंक रॉड है। अब इसमें यहाँ जिंक क्या होगा, जिंक +2 में ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ त्याग देगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागेगा इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो धारा का प्रवाह कहाँ होगा, राइट टू लेफ्ट। तो आप यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड से हो रहा है कैथोड की ओर, और जो इलेक्ट्रिसिटी है आई फ्लो कैथोड टू एनोड। ये बातें सारी याद होनी चाहिए अपने को। ठीक है, अब यहां देखोगे इसके बीच में यहां U2
कि एक नली लगी रहती है जिसमें अगर अगर मीडियम भरा रहता है। कौन सा मीडियम रहता है? अगर अगर। एक जेली टाइप का होता है, इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे AgCl क्या होते हैं, जिनका आकार कैटायन और एनायन का आकार क्या होता है, सेम होता है। उस टाइप के इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं। यहां लगी रहती है कॉटन बूल। क्या लगी रहती है? कॉटन बूल, कॉटन बूल, ताकि ये सॉल्यूशन अंदर ना जाए इसमें। ठीक है, इसमें भरे रहते हैं AgCl, KCl, ETC टाइप के इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं। ठीक है, जेली टाइप का होता है और ये कंप्लीट करता है सर्किट को। तो देखो ये यहाँ से और ये यहाँ से इस तरीके से होगा। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो हो रहा है कैथोड टू एनोड। इसके बाद में ये संसूचक है इसका, ये बताता है कि धारा के प्रवाह को बताता है। और इसमें देखो अब अपन को बात करना है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, अपन को बात करनी है मेनली वो है रिएक्शंस। अब देखो पहले होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पर। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां देखो जो जिंक है, जिंक सॉलिड है, इन कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में, +2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालेगा, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये किससे चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये कैथोड है। इसके बाद में एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। एट एनोड, और यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एट कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा कि कॉपर +2 एक्वस कन्वर्ट +2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये चेंज हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेट रिएक्शन की, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन की बात करूंगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड में दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो देखो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 इन कन्वर्ट जिंक +2 प्लस कॉपर सॉलिड। इस तरीके की ये क्या आ गई? नेट रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन से आपको पता पड़ता है कि ये क्या है, एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका यदि मैं बात करूं एन फैक्टर, यदि आपको एन फैक्टर पूछ ले तो एन फैक्टर आएगा 2, क्योंकि इस रिएक्शंस में कंप्लीटली चेंज किसका हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ। यहां धारा किधर से किधर की ओर बह रही थी? बोलो। एनोड टू कैथोड किधर बह रही थी? एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, और कैथोड टू एनोड क्या आ रहे थे? किसका फ्लो हो रहा था? बोलो। कैथोड टू एनोड किसका फ्लो हो रहा था? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था। इस तरीके से अपन को ये याद होना चाहिए। इसका जो ईएमएफ आता है, ईएमएफ वो आता है 1.1 वोल्ट। ये भी अपन बात करेंगे आपको आगे। जो ईएमएफ है वो कितना आता है? 1.1 वोल्ट आता है। ये किस तरीके से आता है? अब देखो जिंक +2 में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है E0, ये होता है 0.76 वोल्ट। ठीक है, कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो इसका जो E0 सेल आता है वो आता है 0.34 वोल्ट। अब आपको ईएमएफ निकालना है, E0 सेल निकालना है, तो E कैथोड माइनस E एनोड करते हैं। देखो अब मैं इसको आपको मिटा रहा हूं, यहां लिखते हैं अपन इसको, बात को आगे। इसमें 3 कंडीशन बनने वाली हैं आगे। ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब देखो यदि मैं बात करूं E0 ईएमएफ की, ये E0 सेल कैथोड माइनस E0 सेल एनोड होता है। और ये बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यदि कोई वैल्यू पॉजिटिव में है तो रिडक्शन वो नेगेटिव में हो जाती है, और यदि कोई रिडक्शन में नेगेटिव में है ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसके लिए देखो ई कैथोड कितना था? 0.34 वोल्ट था। इसके बाद में माइनस करोगे, अब ई एनोड लिखना है, ई एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो आप लिखोगे 0.76 वोल्ट, तो कंप्लीट ऐड करोगे तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको यदि ईएमएफ निकालना है किसी का, ठीक है, ये निकालना है, तो आप करोगे ई कैथोड प्लस ई एनोड। अब आपको क्या करना है, यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस दे रखी हैं, आपको काफी बार पेपर में रिडक्शन पोटेंशियल देता है
और आपको ईएमएफ पूछ रहा है, ई नोट सेल पूछ रहा है, तो आप किस तरीके से यूज करोगे, आप दोनों का देख लिखोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होगा, ई कैथोड पर रिडक्शन होता है तो 0.34 वोल्ट, और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 0.76 वोल्ट, तो इससे भी कितना आएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से अपने को क्या आना चाहिए, ईएमएफ निकालना आना चाहिए। एक बार आप देखिएगा इस तरीके से, क्या आपको ये बात पल्ले पड़ी। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये 1.1 वोल्ट था, अब देखो रिडक्शन है, ये क्या है, ई नॉट कैथोड है, ई नॉट एनोड है, ये रिडक्शन है। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का सेम होता है, चेंज होता है इसमें नेगेटिव साइन का, ये अपन आगे भी बात करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि 1.1 वोल्ट किस तरीके से आता है, ये अपन को याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। इसके बाद में देखो, इसको समझाने के लिए, ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, यू टाइप की नली लगी हुई होती है, ये कंप्लीट करती है सर्किट को, क्या करती है, कंप्लीट सर्किट को करती है। पहला काम तो ये हो गया इसका। दूसरा काम इसका ये है कि जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन बनेगा, द्रव द्रव संधि बनेगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन ZnSO4 का है, ये कॉपर सल्फेट का है, ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिल जाएंगे तो सॉल्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और सॉल्यूशंस की रिएक्शंस को रोकता है ये। दूसरा काम इसका हो गया। इसमें समान आकार के धनायन और ऋणायन के बने हुए क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ताकि ये क्या आपस में रिएक्शंस ना करें। अब इसमें देखो, यदि ZnCl से कर लेगा तो ZnCl2 बनेगा, और ZnCl2 क्या होता है, जल में विलय होता है, इसलिए वो दोबारा से Cl आयन दे देगा, इसलिए इस आकार के बने होते हैं। इसके बाद में अब मैं बात करता हूं, ये जो रिएक्शंस होती हैं ये होती हैं 1.1 वोल्ट से कम रिएक्शंस। यदि आपका जो है ई एक्सटर्नल लगाओगे, ई एक्सटर्नल यदि 1.1 वोल्ट से कम है तो क्या प्रोसेस बनेगी, 3 रिएक्शंस होती हैं इसमें, 3 टाइप बनते हैं इसके, जो अपन को याद होने चाहिए। कि देखो, जो इसका ई एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल है वह है लेस देन हो 1.1 वोल्ट से। पहली कंडीशन ये है, यदि ई एक्सटर्नल बराबर है 1.1 वोल्ट के, यदि ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन है 1.1 वोल्ट के, ये 3 कंडीशन है। तो क्या क्या प्रोसेस होगी ये अपन को समझना है, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में दे रखा है और इसको काफी टीचर्स बताते नहीं है, ये अपन को आना चाहिए, क्योंकि काफी बार यदि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो इससे आएगा। तो यदि ये रिएक्शन जो हो रही है डेनियल सेल में, ये रिएक्शन होती है ई एक्सटर्नल जब 1.1 वोल्ट से क्या है, कम है, तो ई एक्सटर्नल यदि 1.1 वोल्ट से कम है तो क्या कंडीशन बनेगी। इस तरीके से मैं आपको बात करता हूं 3 कंडीशंस की, जो अपने को समझ में आनी चाहिए। तो देखिएगा आप, ये क्या है, डेनियल सेल है। डेनियल सेल में अपन बात करेंगे 3 कंडीशंस की, जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब इसको अपन जोड़ देते हैं बाहर वाली सर्किट से। इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, आई का फ्लो इधर हो रहा है, ये बाह्य लगा दिया अपन ने, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल। अब क्या कंडीशन होगी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव से देखो, पॉजिटिव से क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बोलो, पॉजिटिव से धारा जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से आ गई, कंप्लीट सर्किट हो गया, सेम टू सेम, तो ऐसे ही है। अब इनको पहली कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन नंबर 1, इफ ई एक्सटर्नल लेस देन हो 1.1 वोल्ट से, इससे होगा 1.1 वोल्ट से, तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो, Zn से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कॉपर की ओर, ठीक है, और I का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, वो होगा कॉपर से जिंक की ओर।
ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो जिंक है यह एनोड पर क्या होगा, जिंक एनोड पर क्या होगा, सॉल्युबल होगा, घुल जाएगा, ठीक है। और कॉपर कैथोड पर क्या हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा, अर्थात इसकी पीपीटी बन जाएगी उस पर, अर्थात निक्षेपण होगा इसका। ये कंडीशन अपने को शो होगी। दूसरी कंडीशन है इसमें, एक ई एक्सटर्नल बराबर है 1.1 वोल्ट की, ठीक है। तो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर, कोई भी फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, ना ही दूसरी क्या होगी, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी, नो केमिकल रिएक्शंस, नो केमिकल रिएक्शंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होगी। दूसरी कंडीशन ये बनती है। इसमें संसूचक, अब देखो पहले वाले में ये रहेगा, दूसरे वाले में सीधा हो जाएगा ये, ठीक है, दूसरे वाले में सीधा हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या बनती है इसकी, थर्ड जो कंडीशन है वह है, कहती है कि यदि ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन है 1.1 वोल्ट से, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उलट पलट जाएगी। तो देखो संसूचक आ जाएगा इधर, ठीक है। कैथोड जो यहाँ पॉजिटिव है, कैथोड हो जाएगा नेगेटिव, एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां होगा रिडक्शन, क्या होगा, एनोड पर रिडक्शन होगा। ये काम किसका करेगा, कैथोड का काम करेगा। यहां जो रॉड है वह जिंक की रॉड ही रहेगी, ठीक है। ये कैथोड है, ये बन जाएगा एनोड, क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। ये कॉपर रॉड है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि एनोड काम करेगा। अब यहाँ क्या होगा, आई इधर बहेगी और इलेक्ट्रॉन किधर बहेंगे, इधर बहेंगे, अर्थात ये रिएक्शन उलट जाएगी। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या होगा, कॉपर एक्ट एज ए एनोड, और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक एक्ट एज ए कैथोड, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से हो रहा है, कॉपर टू जिंक, और आई फ्लो कहां हो रहा है, धारा का प्रवाह जिंक टू कॉपर, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या बनेगी, जिंक पर क्या बनेगा, निक्षेपण बनेगा, जिंक पर क्या होगी, निक्षेपण की क्रिया होगी, और कॉपर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शंस क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इसमें, ये देखो, यदि जो भी ई एक्सटर्नल है वो है 1.1 वोल्ट लगा रखा है, 1.1 वोल्ट लगा रखा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर लगा रखा है, तो आएगा, पहला होगा कि जिंक एक्ट एज ए एनोड, जबकि कैथोड एक्ट, कॉपर एक्ट एज ए कैथोड। दूसरा आ जाएगा नो रिएक्शन फ्लो, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा होगा कॉपर एक्ट एज ए एनोड, जिंक एक्ट एज ए कैथोड, इस तरीके से आ जाएगा। फोर्थ आ जाएगा कुछ भी संभव है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना नो फ्लो, अर्थात कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो नहीं होगा। आपको तीसरा आ जाएगा कि जो डेनियल सेल की रिएक्शंस है यह किस पर संभव है, किस ईएमएफ पर संभव है, अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर संभव है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो ये सेल है डेनियल सेल, ये काम करता है 1.1 वोल्ट से कम पर। किस पर कम करता है, यदि ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम है तो डेनियल सेल के लिए वो क्या है, फेवरेबल है। यदि डेनियल सेल में ई नोट जो ई सेल है उसकी यदि 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लगा दिया जाए, जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लगा दिया जाए, तो क्या प्रोसेस होगा, तो डेनियल सेल हो जाएगा। और यदि कम लगा दिया जाए तो ई नोट सेल जो ई एक्सटर्नल है वो कम होगा 1.1 वोल्ट से, तो डेनियल सेल और ई नोट सेल यदि 1.1 वोल्ट से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन उलट पलट जाएगी। ये अपने को कंडीशन याद होनी चाहिए। डेनियल सेल, सॉल्ट ब्रिज, और कंप्लीटली मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया है। अब आपका एक ही काम है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।